हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो AAIATC का एग्ज़ाम आपको कुछ ही मंथ में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। हमारे चैनल पे AAIATC के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अभी तक 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये हमारा 6 पार्ट है। इसके अलावा हमारे चैनल पे AAIATC 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसमें जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको वो सारी वीडियो देखनी है और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उसकी नोट्स बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको किस तरीके से इस वीडियो को देखना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए। तो मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तो नहीं होगा। तो ये जो ए ऑप्शन तो गलत हो गया और डी ऑप्शन भी गलत हो गया, नॉन लीनियर होगा। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना यूज हुआ है, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, पावर कितना है वो होता है डिग्री, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेक्टर कंपोनेंट i माइनस जे along द वेक्टर i प्लस जे विल बी। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का हमें कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर कंपोनेंट ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू बी। तो पहले ए डॉट बी निकालेंगे और ओवरऑल आंसर इसका वेक्टर आएगा। ए डॉट बी निकालेंगे, आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का जब मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो 1 आएगा, और -1 का मल्टीप्लिकेशन जब +1 के साथ होगा तो -1 आएगा, मतलब ये 0 आ गया। लेकिन आंसर 0 नहीं हो सकता, इसका आंसर वेक्टर होगा, तो आंसर हमारा होगा नल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें इंटीग्रेशन की लोअर वैल्यू a प्लस सी है और अपर वैल्यू b प्लस सी है। लेकिन आप ऑप्शन देख सकते हैं कि c किसी में लोअर और अपर वैल्यू में नहीं है, मतलब कि हमें कुछ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, तभी हम इंटीग्रेशन के लोअर और अपर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं t इक्वल टू एक्स माइनस सी, तो x इक्वल टू हो गया t प्लस सी। अभी हमें लोअर वैल्यू रखनी है और t की वैल्यू निकालनी है, तो t इक्वल टू ए प्लस सी माइनस सी, मतलब लोअर वैल्यू a हो जाएगी और अपर वैल्यू अगर रखेंगे ए बी प्लस सी माइनस सी, तो अपर वैल्यू हमारे b हो जाएगी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dx इक्वल टू डी टी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो dx इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं। तो अगर हम t के टर्म्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा a टू बी एफ ऑफ x इक्वल टू है t प्लस सी इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि वेरिएबल जो भी होता है आप उसको कुछ और वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको सारे जगह जहाँ जहाँ वेरिएबल यूज हुआ है सारे जगह चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली ऑप्शन में x के टर्म में दिया हुआ है, तो हम t को x से रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसका सॉल्यूशन निकालना है।
देखिए, इससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू ई के पावर पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर पी डी एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, और ई के पावर पी डी एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। अभी हम क्या करते हैं, डी एक्स को इस तरफ लेके चले जाते हैं और x को इस तरफ ले आते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी हमारा इस फॉर्मेट में नहीं आया है क्योंकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए। पुट कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1/2 डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। अब हमारा ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e के पावर p dx। p क्या है यहाँ, e के पावर माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स। ई के पावर माइनस 2 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x, इसको मैं लिख सकती हूँ ई के पावर ln x के पावर माइनस 2। ये जो आगे ln में जो कोफिशिएंट होता है वो अंदर जाकर इस पे पावर हो जाता है और e और x माइनस 2 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये लॉग के प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर ln e होता है 1, तो ओवरऑल आ गया 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके लिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया 1/x स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, t इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q है यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा q है, इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ से आ गया t अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2 और x का dx का इंटीग्रेशन x होगा 2x प्लस सी। t इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर और t है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो हमारा कौन सा मैच कर गया, सेकेंड वाला मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सी एक कोफिशिएंट, सी एक कांस्टेंट है, तो माइनस सी का हम जगह सी लिख सकते हैं। तो हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सरे बीम कैन नाइदर बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय ए मैग्नेटिक फील्ड।
देखिए एक्सरे जो होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और जिस पे चार्ज नहीं होता है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होती है ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 3। यहाँ पे आप एक्सरे की कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं। एक्सरे ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में इन ए वैक्यूम एट ए स्पीड इक्वल टू लाइट का स्पीड, जो कि 3 × 10⁸ होती है। एक्सरे आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स इन अकॉर्डेंस विथ ब्रैग्स लॉ। एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एज इट कंटेन्स नो चार्ज पार्टिकल। इसमें चार्ज नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। एक्सरे कैन अफेक्ट ए फोटोग्राफिक प्लेट more strongly than a visible light. When passed through a gas, X-ray ionize the molecule of gas. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि यंग्स डबल स्लिट से है। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेज इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen. देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा एक स्क्रीन होता है जिसपे फ्रिंजेस दिखती है और यहाँ पे सोर्स होता है। तो सपोज इतना डिस्टेंस का स्क्रीन पे या इतना डिस्टेंस अवेलेबल है जहाँ पे फ्रिंजेस दिख रही हैं। यहाँ पे लेमडा है हमारा पहले 600 नैनोमीटर। जो फ्रिंज वाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा d/d फ्रिंज ब्रीथ। यहाँ पे लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट और d है स्क्रीन और सोर्स जहाँ पे होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये होता है जो दो कोहेरेंट सोर्स होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर सर्टेन डिस्टेंस में हमें फ्रिंज कितने फ्रिंज होंगे उसकी नंबर निकालनी हो तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि x डिस्टेंस है, इस पे हमें फ्रिंजेज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो x डिवाइडेड बाय फ्रिंज का ब्रीथ उतना ही आएगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू n इंटू फ्रिंज का ब्रीथ n इंटू लेमडा d/d। देखिए इसमें हमारा x कांस्टेंट है, मतलब स्टार्टिंग में जब 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट यूज की तो उस केस में भी x तो कांस्टेंट ही है ना, हमने स्क्रीन तो चेंज नहीं किया है और d भी कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट है, सिर्फ लेमडा चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल x है तो बाद में भी x ही होगा। तो x1 अगर इनिशियल में माना हमने तो बाद में x2 माना तो दोनों बराबर होगा। पहले केस में n1 फ्रिंजेज मिले और उस वक्त वेवलेंथ लेमडा 1 थी और d तो d है स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस d और d है हमारा दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस। वो इनिशियल और फाइनल में दोनों में सेम ही रहेगा। बाद में n2 फ्रिंजेज मिले, लेमडा 2 बाद में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज की है और d सेम होगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। पहले उसे 8 फ्रिंजेज ऑब्जर्व हुई जब उसने 600 नैनोमीटर वाली लाइट की वेवलेंथ यूज की। बाद में n2 फ्रिंजेज ऑब्जर्व होगी जब उसे 400 नैनोमीटर वाली लाइट यूज करेगा। अब हम इसे कट कर देंगे, मतलब उसे 12 फ्रिंजेज मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट 25 वाट 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series across a 220 voltage source. If the 25 watt or 100 watt bulbs draws power P1 and P2, देखिए दो बल्ब है जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, एक 25 वाट और 220 वोल्ट है। दूसरा बल्ब जो है वो है 100 वाट का और 220 वोल्ट, और इसको जो लगाया गया है वोल्टेज सोर्स है वो 220 वोल्ट का है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई P
तो R1, अगर मैं इस बल को 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो R1 हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, और R2 हो जाएगा हमारा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। एक्चुअली दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालना हो आर इक्विवेलेंट तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब हम इस सर्किट में करंट निकालते हैं कि कितना करंट आखिर फ्लो करेगा। तो करंट हो जाएगा हमारा V अपॉन आर टोटल। V है 220 और आर टोटल हमने निकाल दिया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/11 एम्पियर। अब हमारा करंट निकल गया। अब हम इसके अगेंस्ट पावर जो है उसे P1 लिख देते हैं, और ये जो पावर ड्रॉ कर रहा है उसको P2 लिख देते हैं। तो P1 हमें निकालना है। P1 इक्वल टू आई स्क्वायर R1 होगा, आई स्क्वायर 1/11 इंटू 1/11, और R1 था 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया 16 वाट। आपको इसको सॉल्व करना है। P2 होगा आई स्क्वायर इंटू R2, आई है हमारा 1/11 इंटू 1/11, R2 है 220 का स्क्वायर अपॉन 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 वाट। तो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। एक प्लेन है, उसका डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से। आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर एक जनरल पॉइंट होता है। डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 12। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 12। हमें किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, मान लें कि इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी है। तो आपको किसी भी पॉइंट से निकालना है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड से निकालना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, आपको ये पॉइंट को इस प्लेन में रख देना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी अपॉन रूट ऑफ, जो x और y और z के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका रूट लेना है, स्क्वायर का रूट। ये आता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। और ओवरऑल का हमें मॉड्यूलस लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है। तो हमें इस प्लेन का डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना है। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, -12 अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, -12 9 का रूट 3 होगा, और हमें मॉड्यूलस वैल्यू निकालनी है तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द ऑरिजिन कंटेनिंग द लाइन। एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो कि प्लेन ऑरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन को कंटेन कर रही है। ये हमारा प्लेन है, ऑरिजिन से पास कर रही है, मतलब ऑरिजिन इसी प्लेन पे होगा। इस लाइन के इक्वेशन का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू होती है उससे वो लाइन पास करती है, और प्लेन भी लाइन से पास कर रहा है। लाइन जब 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो प्लेन भी इस पॉइंट से पास करेगी, मतलब प्लेन 1 2 3 प्लेन में ही लाई करेगा। और 5 4 5 के लाइन पैरेलल होती है, तो प्लेन भी 5 4 5 के पैरेलल होगी। तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये प्लेन
ऑरिजिन से पास कर रही है, तो हमें ऑरिजिन से इसको पास करवाना है। a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू डी, मतलब डी हमारा 0 आ गया। तो हमारा आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये प्लेन जो है वो 1 2 3 से पास कर रही है, तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये प्लेन 5 4 5 के पैरेलल है, और इस प्लेन पे जो हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल का अगर हम डॉट प्रोडक्ट इस लाइन के साथ लेंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। जब हम कोई भी प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं तो ए बी सी उस प्लेन के नॉर्मल को दिखाता है। यहाँ पे जब ए बी सी पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा वो इस प्लेन के नॉर्मल होगा। तो इसको वेक्टर में लिख दें, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे 5 4 5, 5i प्लस 4j प्लस 5k इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। a डॉट b 0 होता है अगर उन दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि a डॉट b होता है ए बी कॉस थीटा, और जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। a इंटू 5 5a प्लस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0। हमारा 2 इक्वेशन आ चुका है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए इन 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो इसे इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ए अपॉन, इसको आप भूल जाइए, इन दोनों के b और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 3 12 इक्वल टू b अपॉन, b के लिए आपको इधर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इधर से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 3 15 माइनस 5 इक्वल टू c अपॉन, c के लिए आपको a का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 4 4 माइनस 5 इंटू 2 10, हमारा आ गया a अपॉन माइनस 2 इक्वल टू b अपॉन 10 इक्वल टू c अपॉन माइनस 6। ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस b हम उसको लिख सकते हैं a अपॉन 1, माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, b अपॉन माइनस 5 c अपॉन 3। तो हमारा जो इक्वेशन आ गया, a आ गया 1 माइनस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।